ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। क्या आज इस बात पर मुहर लग जाएगी कि चौथे मरहले के वोटिंग के साथ ही उत्तर प्रदेश में कौन बनाने जा रहा है सरकार? क्या ये आज तय हो जाएगा? क्योंकि चौथे मरहले का मतलब है कि 200 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो जाना, और इसका मतलब साफ है जिस तरह से किसी की पार्टी या किसी भी जमात को या इत्तेहाद को सरकार बनाने के लिए 204 सीटें चाहिए, और यह आज चौथा फेज है। और अब तक जो 5 बजे का जो आदाद शुमार है फीसदी का वो आ चुका है, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। 5 बजे तक जो फीसद है वोटिंग का वो है मजमूई तौर पर 57%। 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के तहत जो वोटिंग हुई है उसका फीसद है 57। और फिर से एक बार आपको बता रहा हूं कि लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 62% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि हरदोई में 5 बजे तक 55.40% और उन्नाव में 5 बजे तक 56.68%। यह है 5 बजे तक का फीसद। और इसमें जो चौंकाने वाली बात है वो यही है, लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा 62%। मैं अमित सिंह साहब आपके पास लौट रहा हूं इस सवाल के साथ। अभी मैंने आपके पास सवाल किया था लेकिन आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पाई। मेरा सवाल यही था कि एक तो यह कि अभी हम देख रहे हैं कि 5 बजे तक 57%, जिसमें सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी 62%। क्या पहले इस पर आप रिएक्शन देते मुझे, क्या ये लखीमपुर खीरी जो है इस पूरे चौथे मरहले का क्या एक एपी सेंटर बन जाएगा, और क्या उसके जेरे असर कहीं ना कहीं हर असेंबली हल्के में इसका असर होगा? ऐसी कुछ बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, 62% से आई थिंक हम लोग कुछ खास अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि बाकी जगहों से 2-4% ही ज्यादा है। अगर लखीमपुर खीरी में 80 से 90% तक वोटिंग होती तो मैं जरूर कह सकता था कि लेकिन ये 5 बजे तक का है जी। तो अभी 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 से और यानी 20 मिनट ही बचे हैं, तो मुझे लगता है 2 से 3% ही जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है कि अगर 80% तक वोटिंग होती तो लखीमपुर की वोटिंग सिर्फ लखीमपुर ही नहीं, मुझे लगता है आसपास के इलाकों पर भी उसका प्रभाव पड़ता। 62% से कुछ भी नतीजा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। 5 बजे तक 62%, जो कि ओवरऑल जो औसत फीसद है 57, उससे आप देख रहे हैं कि 5% ज्यादा है। देखिए, उसमें अभी पिछले जो 3 चरण हुए उसमें भी लगभग 7% तक वोटिंग हुई है यूपी में जी। तो ये एक एवरेज वोट है, और जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत 65 से ज्यादा आता है या 70 तक जाता है तब हम लोग कहते हैं कि हाँ कुछ बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि वोटर घर से बाहर ज्यादा निकले हैं। और 60% तक वोटर आता है तब हम कह नहीं सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और रही बात पूरे इलाके पे प्रभाव पड़ने लेकिन की, इससे ये तो जाहिर हो रहा है ना अमित सिंह साहब कि ओवरऑल जो एक मजमूई तौर पे जो फीसद है वो 57 है, लेकिन लखीमपुर में 62 है 5 बजे तक। इससे ये तो जाहिर हो रहा है कि लखीमपुर के जो वोटर है वो निस्बतन दूसरे तमाम असेंबली हलकों के वो ज्यादा तादाद में बाहर आए हैं। जी, 5% ज्यादा बाहर आए हैं, तो वो तो मानेंगे ही। और एक बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा चौंक रहा हूं कि 5% ही क्यों, वहां से 80% क्यों नहीं आए लोग निकल के। ठीक है, प्रेम कुमार जी आपकी भी इस पर राय जानना चाहूंगा। औसत 57%, लखीमपुर 62% 5 बजे तक। देखिए विशाल जी, 80% वोटिंग तो उत्तर प्रदेश का नेचर नहीं रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग पिछले दौर में भी हुई है तो उसको देखते हुए हम देखें ये 5 बजे का आंकड़ा है, ये आंकड़ा दुरुस्त होगा। लेकिन जो बात हम ये देख रहे हैं कि किस जगह सबसे ज्यादा मतदान और किस जगह सबसे कम मतदान, तो इस तरीके से हम देखें तो सबसे ज्यादा मतदान वाले लखीमपुर खीरी और पीलीभीत हैं, और सबसे कम मतदान वाले उन्नाव और लखनऊ हैं। ये 2 इलाके हैं। तो इसमें लखनऊ और लखीमपुर खीरी से हम मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। लखीमपुर खीरी में जो मतदान है हम इसको एग्रेसिव मतदान मानेंगे, और ये एग्रेसिव मतदान है क्योंकि औसत मतदान से 5% ज्यादा चल रहा है, और ये ट्रेंड आगे भी चलेगा, कैरी होगा। दूसरी तरफ हम लखनऊ में जो मतदान है उसको हम इस रूप में देखेंगे कि कुछ सीटों पर
थोड़ा ज्यादा दिखता है और ज्यादातर सीटों पर कम। ओवरऑल कुल मिला के वो उदासीन मतदान हम उसको कहेंगे, उदासीन है, यानी उसमें एग्रेशन नहीं है, उदासीनता है। तो ये शहर की सीट का जो नेचर हम लोग लगातार देखे हैं, लेकिन ये आम शहर नहीं है, ये राजधानी लखनऊ है, भारतीय जनता पार्टी का बेस रहा है, ये राजनाथ सिंह का क्षेत्र है, यहां सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी से। तो यहां पर अगर ये उदासीन कंस्टिट्यूएंसी के तौर पर उभर करके आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सरकार में है, जो विधायक हैं, जो जीते हुए थे, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। उसी तरीके से लखीमपुर का जब हम लेते हैं तो वहां पर भी ज्यादातर सीटें बीजेपी की जीती हुई हैं, और वहां जो किसानों का गुस्सा था, वो गुस्सा एग्रेसिव मतदान के रूप में दिख रहा है। तो ये दोनों उदाहरण एक भाषा, एक जुबान बोलते हुए दिख रहे हैं, चाहे लखनऊ में कम मतदान हो या लखीमपुर में ज्यादा मतदान हो, ये मैं स्पष्ट तौर पर देख पा रहा हूं। जी, और एक चीज मैं जरा सा और साफ करना चाह रहा था, आपने अभी उन्नाव कह दिया था, लेकिन उन्नाव में वोटिंग निस्बतन ज्यादा है, लेकिन दूसरों के मुकाबले लखीमपुर से तो कम है ये, लेकिन उन्नाव में फिर भी वोटिंग परसेंटेज, उन्नाव का जो परसेंटेज है वो 56.68 है, जबकि इससे कम जो है वो हरदोई में है या फिर और दूसरी जगहों पे है। जी वैशाल जी, मैंने अभी वोटर टर्नआउट से आपके ब्रेक से पहले नोट किया था, और उसमें उन्नाव में 54.12 है और लखनऊ में 54.98 है, ये मैंने नोट किया है। अब हम या आप में से कोई ये गलत हो सकते हैं, हो सकता है। चलिए, चूंकि बहुत जल्दी में आंकड़ों को आगे बढ़ाना होता है, तो कहीं पे जल्दबाजी में कुछ नंबर्स का ये हो भी सकता है। मैं एक सवाल और आपसे करूंगा, अमित सिंह साहब, आपने, जैसा मैंने पहला सवाल आपसे किया था कि 2017 और 2022, तो क्या किला जो है उतना ही मजबूत रहेगा या उसमें कुछ सेंधमारी लगी? आपने बताया था कि बहुत जो हालात हैं या जो मंजरनामा है वो 17 वाला नहीं है, वो दूसरा मंजरनामा है। तो मैं आपके पास ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि किस हद तक आप देख सकते हैं इसमें जो आज का वोटिंग पैटर्न है, कि किस हद तक अगर किले पर कुछ कमजोरी आती है तो किस हद तक, और अगर कोई दूसरा अपने खेमे को मजबूत करता है तो वो कौन होगा और वो किस बुनियाद पर होगा? देखिए, सीधी सी बात है, जो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अभी के चुनावों में यूपी में अगर भाजपा को कोई टक्कर दे पा रहा है तो समाजवादी पार्टी है, और तीसरे नंबर पे बसपा है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं रेस में नहीं है। लेकिन पिछली बार ये तीनों एक साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन पिछली बार एक लहर थी जो भाजपा के पक्ष में गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछली बार लहर की वजह से वो 300 से ऊपर सीटें जीते थे, और जैसा आपने अभी बोला कि बहुमत के लिए 204 सीटों की ही जरूरत है। तो अभी देखना होगा, उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी 2017 की बनस्पत अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि सरकार के लिए आपको महज 204 ही सीटें चाहिए, तो हो सकता है भाजपा सरकार बना ले जाए, लेकिन शायद 300 से सीटें कम रहें, या फिर 10 तारीख को क्या होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा। सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं और सबके अपनी अपनी अलग राय है इन विषयों पर। लेकिन हम जो है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से हम सिम्टम्स को तो कैच कर सकते हैं, हम थोड़ा डायग्नोज तो कर सकते हैं उसे, कि दर्जे हरारत घट गया या बढ़ गया, खांसी बढ़ गई या घट गई, रैशेस कुछ कम हो गए या ज्यादा हो गए। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि वो क्या सिम्टम है जिसके बुनियाद पर ऐसा लगता है। अब बेसिकली मुद्दे क्या हावी हैं, क्या मतलब भाजपा अगर पिछड़ रही, इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि उनकी कोशिशें पोलराइजेशन की उस लेवल तक नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी? तो आखिर किसकी कोशिश कामयाब रही, उसकी वजह क्या है अमित सिंह साहब? देखिए, पोलराइजेशन तो दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या असदुद्दीन अवैसी साहब की बात करें या भाजपा की बात करें। हर कोई अपने वोटरों को लुभाने में लगा हुआ है, कोई ब्राह्मणों को खुश कर रहा है और किसी के बारे में बोला जा रहा है कि ब्राह्मण इनसे नाराज चल रहे हैं। तो सब पार्टी के अपनी अपनी रणनीतियां होती हैं, उनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। 2017 और 22 में फर्क ये है क्योंकि बहुत सालों से भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं थी। 2014 में मोदी जी आए थे, तो एक कहीं ना कहीं बदलाव यूपी चाहता था, और 5 साल के सपा के शासन से भी लोग परेशान थे, मुख्यतः
जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था। तो पिछले 5 साल में कुछ चीजें सुधरी भी हैं और जनता ये भी जानती है कि 2 साल जो पूरा कोरोना ने काफी चीजें बर्बाद की हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, काम धंधे चौपट हुए हैं या फिर कई लोगों को अपने अजीजों को खोना पड़ा है। और उसके बावजूद भी यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है पूरे भारत का, पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है पूरे भारत से। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना को काफी अच्छे से मैनेज भी किया गया, राशन भी पहुंचाए गए हैं और वैक्सीन भी यूपी में सबसे ज्यादा लगी है, चाहे उसके पीछे चुनावी हो सकता है। कोरोना को मैनेज किया गया कौन से दौर वाली, सेकंड फेज वाली या फर्स्ट फेज वाली या थर्ड फेज वाली? देखिए, फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो यहां तो किसी भी दुनिया के किसी भी देश को नहीं पता था कि बीमारी है क्या, इसका इलाज कैसे होगा, डायग्नोस कैसे होगा। सेकंड फेज में ये इतनी तेजी से फैला कि पूरा देश ही डगमगा गया था। तब तो मालूम था, फेज है, हमने हाँ सब मालूम तो था, लेकिन ये इस तरीके से फैलेगा वो नहीं पता था। अच्छा। और इतनी ज्यादा हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, टेस्टिंग किट की जरूरत पड़ेगी और कई बार पॉलिटिकल पार्टियों ने भी चीजों को बर्बाद भी किया। यानी अपोजिशन के बड़े नेता तो बार बार आगाह करते रहे थे बहुत पहले से, हर फेज से पहले। देखिए, आगाह करना एक अलग बात होती है और राजनीति, तो अपोजिशन तो यही कर सकता है ना, वो आगाही तो कर सकता है, आगाह नहीं, वो राजनीति, एक्शन तो सरकार को लेना होता है। क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा पोस्टर लगा दिए गए कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां गई, लेकिन आज सबको वैक्सीन लग रही है। बच्चों की वैक्सीन उस समय शुरू नहीं हुई थी, या हमारे अखिलेश जी ने बोला था ये भाजपा का वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। तो लोगों को बरगला कौन रहा है, भड़का कौन रहा है? या अमेरिका सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके हेल्थ सेक्टर की तुलना भारत से नहीं की जा सकती है, लेकिन थर्ड फेज में भी अमेरिका में डेली 17 लाख के आसपास केस आ रहे थे। तो मुझे लगता है हमें इस सारी चीजों को नजर रखना चाहिए। और अमेरिका को हम किस बारे में आगे मानते हैं? अमेरिका में भी क्या इस तरह का होता है कि 9,000 करोड़, फिर 13,000 करोड़, फिर 23,000 करोड़ बैंकों का पैसा लेके कोई यहां से वहां चला जाता है? अमेरिका में भी इस तरह के घोटाले होते हैं और हमें यह भी देखना चाहिए कि यानी चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भी भाजपा की सरकार हो, इस तरीके के जो लोग हैं, जो भगोड़े हैं, जो पैसा लेके भागते हैं, उनके खिलाफ शिकंजा तो कसा जाना चाहिए ही। रही बात भागने की बात, तो अमेरिका से भी कई लोग भागे हैं। तो चलिए, आपने एक बात कही कि कोरोना को बहरहाल मैनेज किया गया, ये आपने उसको एक तर्क दिया है। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं इसी मौजू को लेकर कि क्या कोरोना भी एक मौजू है? क्या कोरोना बीजेपी को इस चुनाव में फायदा पहुंचा रहा है या कोरोना की वजह कर बीजेपी को होने वाले नुकसान का एक शेयर कोरोना भी होगा? देखिए विशाल जी, यहाँ तक आज मतदान की बात है तो आज के दिन तो इस विषय पर चर्चा करने का कोई बहुत अब तो मतदान लगभग खत्म हो गया, लेकिन हम बात, मुझे लगता है कुछ हद तक तो बात कर सकते हैं कि क्या ये मुद्दे हावी रहे होंगे या नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि बाद वाले चरणों के लिए यह विषय बातचीत के लिए जरूर महत्वपूर्ण है। और देखिए, अभी हम लोग 231 सीटों पर मतदान हो चुका है, आज के पूरा हो चुका है। तो इस 231 में हम किसको बहुमत आएगा, किसको 200 सीटें आएंगी, किसको मैजिक फिगर मिलेगा, ये 231 में नहीं डिसाइड होगा। अगर अखिलेश जी दावा करे तब भी नहीं डिसाइड होगा और योगी जी दावा करे तब भी नहीं डिसाइड होगा। तो इसके लिए हमें अभी इंतजार करना है, आने वाले समय में दूसरे बाकी जो चरण बचे हैं उसमें कैसे हावी होगा। अब उसमें से कोरोना एक मुद्दा आपने जरूर बताया, तो कोरोना मुद्दा क्या है? कोरोना का मुद्दा यह है कि कोरोना में जो लोग मारे गए उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना के दौरान जो मर गए वो तो यहां नहीं आएंगे वोट देने के लिए, उनके जो परिजन प्रभावित हुए उनके लिए यह मुद्दा है। कोरोना जिनको नहीं हुआ वो हमारी आपकी तरह बात करते रह सकते हैं, चूंकि उसकी पीड़ा नहीं है हमें तो, लेकिन जो पीड़ित है उनकी जुबान क्या कह रही है, वो क्या उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में लोग कहते हैं कि कोरोना तो पूरी दुनिया में हुआ तो यहां भी हुआ। पीड़ित क्या कह रहा है, उनकी जुबान महत्वपूर्ण है, वो कैसे वोट करेंगे वो महत्वपूर्ण होगा। तो निश्चित रूप से उस दौरान जिन लोगों ने
पीड़ा झेली, अपने परिजनों को हॉस्पिटल ले जाने में जिनको दिक्कत हुई, जिनको ऑक्सीजन के कारण मौत हुई, लेकिन सरकार मानती नहीं कि ऑक्सीजन की कमी थी देश में, जिनको बेड नहीं मिले, जिनको रेमडेसिविर ब्लैक में खरीदना पड़ा, इसके बावजूद कि रेमडेसिविर दवाई ही नहीं थी कोरोना की, फिर भी ब्लैक में किया गया। वो समय याद कीजिए जब सरकार ने कहा कि वैक्सीन से स्टेट्स बांटेंगे और प्रोडक्शन का ठिकाना नहीं था, जब स्टेट्स के पास किल्लत हो गई, हाथ खड़े करने लगे, तब केंद्र और क्योंकि बाहर वाली कंपनियों से वो करार नहीं कर सकते थे, स्टेट्स डायरेक्ट कैसे करार करता, जो वैक्सीन कंपनियां थी उन्होंने करार करने से मना कर दिया। तब भारत सरकार ने कहा कि हम अब वैक्सीन बांटेंगे। तो उस पूरे दौर में 1-1.5 महीने की जो गफलत रही, उससे जो नुकसान हुआ, उन सब की बात तो नहीं करेंगे, विद्वान लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो पीड़ित वर्ग है वो उस बात को जरूर याद रखेगा। हम लोग पीड़ित वर्ग है जो जिसने इसको सफर किया है, उसके दिलों में तो इसकी टीस बाकी रहेगी। तारिक, आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, बस हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं, क्या आप इस मौजूदा मंजरनामे पे कोई शेयर करना चाहेंगे तो उसी के साथ में इसे एंड कर दूं। देखिए, वो तो क्या है, विशाल के जो सियासी माहौल है तो इसको तो मुख्तलिफ जावियों से आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो देखिए, सियासत चलती रहेगी, लेकिन मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो मोहब्बत की है, इत्तेहाद की है, और उन तमाम कदरों की है जिनके माजी में भी जो हमारी शनाख्त रही हैं और जिनकी बुनियाद पर हिंदुस्तान पूरे तमाम दुनिया के ममालिक से मुख्तलिफ रहा है, मुनफरिद रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि लोग सियासत ज़रूर करें, लेकिन उन इंसानी कदरों को ज़रूर बहाल रखें, जमहूरी कदरों को ज़रूर बहाल रखें जो हमारी शनाख्त है, हमारे मुल्क की शनाख्त है, गंगा जमनी तहजीब की शनाख्त है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।